मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं लाइन्स एंड एंगल। ज्योमेट्री का अगर बेसिक कहें तो यही लाइन्स एंड एंगल होता है। इसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी जो ज्योमेट्री में हमेशा यूज होता है। ज्योमेट्री को यदि आप कभी भी नहीं पढ़े हो या पढ़े भी हो तो आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो सेशन से हमारे क्लासेस को ज्वाइन करो। आपको गारंटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो लाइन्स एंड एंगल को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइन्स एंड एंगल होता है क्या? ऑलरेडी मैंने लाइन्स का डिफिनेशन आपको बता दिया है मैंने, बट फिर भी यहाँ पे भी बताते हैं हम। जिसको कहा जाता है लाइन्स, हिंदी में इसको कहा जाता है रेखा। रेखा का डिफिनेशन यूक्लिड के अनुसार मैंने बताया था आपको कि जिसकी लंबाई होती है परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो ये हो गया यूक्लिड का डिफिनेशन। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यूक्लिड का डिफिनेशन जो होता है उसको मैथमेटिक्स में उतना मान्य नहीं दिया जाता है, बट उसके जनरल को इंट्रोडक्शन की वजह से उसको पढ़ा जाता है। तो हम लोग आज लाइन का रियल में ऐसा एक डिफिनेशन देखेंगे जो हमें आगे काफी दिनों तक पढ़ने को समझ में आएगा। चलो देखते हैं लाइंस का डिफिनेशन। अब क्या बोलोगे? तो लाइंस जो होता है छोटे छोटे पॉइंट्स का संग्रह होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स का संग्रह बोले तो देखो बिंदुओं का एक ऐसा संग्रह जिसके द्वारा हम लाइंस का निर्माण करते हैं। कॉमा देके लिखोगे लाइंस बनेगा। अर्थात ये कहोगे कि बिंदुओं के सम्मिलन से रेखा का निर्माण होता है। रेखा का निर्माण होता है। और इसके बारे में मैंने पॉइंट्स आपको वहां पे जो बताया था वो चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा कि रेखा के होता है। रेखा को दोनों तरफ अंत तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात इसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते क्योंकि इनके अंत बिंदु तथा प्रारंभ बिंदु निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिख दिया था। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लाइन दे करके कि रेखा का अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है, अर्थात इन्हें मापा नहीं जा सकता है। दूसरा लिखोगे कि रेखाओं को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यदि रेखा की प्रकार की बात करें तो जनरली दो प्रकार की रेखाएं होती है। पहली रेखा एक होता है जो सरल रेखा होता है। पहला, यदि अगर रेखा का वर्गीकरण किया जाए छोटू तो दो प्रकार की रेखाएं होंगी, पहला रेखा और ये हो जाएगा दूसरा रेखा। ठीक है, पहले रेखा की बात करें तो ये होता है हमारा सरल रेखा। सरल रेखा जिसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन। और दूसरा जो होता है वह होता है हमारा वक्र रेखा। वक्र रेखा ये चीज नया है बट देखना कैसे, कर्व लाइन। ठीक, अब देखो दोनों के बारे में क्या होगा। स्ट्रेट लाइन आप किसको बोलोगे? तो हमने देखा कि बिंदु के सम्मिलन से रेखा का निर्माण होता है। तो अगर ये कोई रेखा है तो यहाँ पे अगर बिंदु कैसे मिला होगा, ऐसे छोटा छोटा पॉइंट्स मिल करके बना होगा, है ना? ऐसे ही बनेगा ना। ये हो गया हमारा रेखा। यदि कर्व रेखा की बात करें तो कर्व लाइन जो होता है वो ऐसे होता है। तो यह कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कर्व रेखा। सीधी रेखा जो होती है हमेशा सरल रेखा में होती है, मतलब एक सीधा लाइन होता है, सीधे पाथ पर चलते हैं। जबकि कर्व रेखा जो होता है मुड़ा हुआ होता है। अगर कहा जाए कि बताओ ये कर्व रेखा है कि नहीं, तो कहोगे बिल्कुल है। ये कर्व रेखा है? नहीं है, ये सरल रेखा है। यह क्या है? सरल रेखा। यह क्या है? सरल रेखा। यह क्या है? सरल रेखा है। ठीक, तो ये बहुत सारे प्रकार की सरल रेखाएं होती है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। यदि वक्र रेखा की बात करें तो वक्र रेखा के द्वारा वृत्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वृत्त का निर्माण होगा। वृत्त का निर्माण होगा, शंकु का निर्माण होगा। ठीक है छोटू, गोले का निर्माण होगा। इसी से ऐसे बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं जिनके द्वारा हम लोग वक्र रेखा के द्वारा जिनको निर्माण करते हैं। और वक्र सरल रेखा की बात करें तो त्रिभुज का निर्माण होता है, चतुर्भुज का निर्माण होता है, समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण होता है, आयत का निर्माण होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं बन सकती है। यहाँ पे लिख दोगे आयत का बनेगा, चतुर्भुज का बनेगा। आयत भी तो चतुर्भुज ही है ना। आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, पंचभुज हो गया। ये सब चीज किसके द्वारा बनेगा?
सरल रेखा के द्वारा बनेगा। ठीक, तो ये चीज कर लोगे। यदि सरल रेखा के, ये थोड़ा सा सिलेबस से आउट होगा बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि आपको कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो यदि सरल रेखा की प्रकार की बात करें तो सरल रेखाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। सरल रेखा के यदि आप वर्गीकरण करोगे तो ये सरल रेखा भी कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। देखो कौन कौन सा सरल रेखा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। सेकेंड वन इज वर्टिकल, वर्टिकल। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। ठीक है, हिंदी की बात करें तो इसको कहा जाता है क्षैतिज, इसको कहा जाता है उदग्र, इसको कहा जाता है तिरछी रेखा, इसको कहा जाता है। ठीक, हिंदी आप लिख लोगे, खुद से मैंने बोल दिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहोगे? तो वैसी सरल रेखा जो किसी सतह के समानांतर हो, मतलब पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस कह लो या अर्थ कह लो, बात एक ही है। पैरेलल टू द सरफेस का मतलब होता है पृथ्वी के सतह के, मतलब सतह के समानांतर। और ये जो होता है वर्टिकल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, मतलब सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ट्रांसवर्स जो होगा क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन सेगमेंट जो होगा, क्रॉस लाइन जो होगा वह क्या हो जाएगा हमारा? इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट लाइन जो होता है वो ट्रांसवर्स लाइन होता है। देखो कैसे परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये हुआ, मान लो ये कोई सरफेस हो गया और इसके समानांतर कोई रेखा खींच देती, ये हो गया समानांतर। समानांतर रेखाएं क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है और इसके बाद भी मैं समझा देता हूँ। समांतर रेखा हो गया, उसके बाद यदि परपेंडिकुलर टू द अर्थ, ये हो गया आपका सतह, और इस पे परपेंडिकुलर का मतलब सीधी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल करो कि एल साइज के एंगल को, ये देखो तो एल का फॉर्मेशन हो रहा है, एल, एल साइज के एंगल को क्या कहा जाता है? हम लोग बचपन में पढ़े थे ना कि एल साइज के एंगल को समकोण कहा जाता है, तो ये हो गया समकोण। और क्रॉस लाइन जो होता है, अब इनकी फिगर पे मैं समझाता हूं, आपको ज्यादा चीज समझ में आएगा। ये जो होगा आपका, यदि अगर फिगर की बात करें तो ये होगा आपका कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होगा छोटू? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका क्या होगा? वर्टिकल लाइन। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन। और ये जो क्रॉस वाला लाइन है यह क्या होगा आपका? ट्रांसवर्स लाइन होगा। ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक, तो आपको समझ में आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है। इतने सारी चीजों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आप डिफिनेशन कॉपी में लिखोगे कैसे आसानी से। सबसे पहले हेडिंग डालोगे लाइंस, लाइंस के बारे में लिखोगे कि बिंदुओं के सम्मिलित से रेखा का निर्माण, बिंदुओं को सम्मिलन से या बिंदुओं को सम्मिलित करने से रेखा का निर्माण होता है। और वहां पे मैंने ऐसा फिगर बनाया था, बना देना। उसके बाद लिखोगे कि बिंदुओं की निश्चित लंबाई नहीं होती है, अर्थात इनके अंत बिंदु तथा प्रारंभ बिंदु कंफर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि इनके, और इनके बारे में क्या, हाँ रेखा के बारे में लिखोगे कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं तो हो ही गया। अब कहोगे कि रेखा जो होता है मुख्यतः मेनली 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा और कर्व लाइन मतलब वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होता है? जो एक सरल पाथ पर चलता है। वैसी रेखा जो एक सरल पथ पर चलती है उसको कहते हैं सरल रेखा। और कर्व रेखा किसको कहेंगे? तो वैसी रेखा जो जिसके रास्ते में, जिसके पाथ में मुड़ाव होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्व लाइन। उसके बाद ये फिगर और एक यहाँ पे मैंने फिगर बनाया था वो बना लोगे। उसके बाद डालोगे एरो मार्क देके लिखोगे वृत्त, शंकु, गोले इत्यादि का निर्माण कर्व रेखा के द्वारा किया जाता है, बट आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज का निर्माण सरल रेखा के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आप टाइप डाल के डाल दोगे आप कि सरल रेखा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, और तीसरा जो होता है ट्रांसवर्स लाइन, इसको कहा जाता है तिरछी रेखा। अब इसको डिफिनेशन क्या बोलोगे कि वैसी सरल रेखा जो किसी सतह के समानांतर होती है, कॉमा देके लिखना, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। दूसरा वैसी सरल रेखा जो किसी सतह पर लंबवत होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन कहा जाता है। और ट्रांसवर्स लाइन वैसी सरल रेखा जो हमेशा क्रॉस्ड होती है, तिरछी होती है, उसको ट्रांसवर्स लाइन कहा जाता है। और नीचे तीनों का फिगर बना तो क्या आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं रेखाखंड के बारे में। ठीक,
मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हेडिंग डालते हैं हम लोग रेखाखंड। लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। रेखाखंड अगर कहा जाए तो रेखा से ही निकलता है। अब देखो इसके बारे में, हेडिंग डालना है हमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक। यह क्या होता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहोगे? तो रेखाखंड कहने का मतलब बिंदुओं के संग्रह से बनी वैसी रेखा जो एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है, खंड होता है, कॉमा देके लिखोगे रेखाखंड कहलाता है। हम लोग रेखाखंड की लंबाई इसकी निश्चित होती है, अर्थात इनको मापा जा सकता है आसानी से क्योंकि इनका टुकड़ा होता है। आप जितने भी आप फिगर लेते हो, कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो, वो रेखाखंड होता है। कहीं भी आप रेखा नहीं समझते हो तो रेखा की लंबाई निश्चित होती है क्योंकि इसके अंत बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु हमेशा क्या होते हैं, समान करें निश्चित होते हैं। इस वजह से इसकी लंबाई को आसानी से मापा जा सकता है। तो रेखाखंड का आप डिफिनेशन लिख दोगे, उसके बाद इसके बारे में पॉइंट्स को लिख दोगे, ठीक। अब रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड हमारा ऐसे होगा ना। ये हो गया आपका ए पॉइंट से और ये हो गया आपका बी पॉइंट से। यह एरो मार्क दर्शाता है कि यह दोनों तरफ नहीं बढ़ सकता है क्योंकि यह ए और बी पॉइंट और इसकी कुछ लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेखा के बारे में इतना चीज आप कंफर्म कर लोगे, अर्थात इनके अंत बिंदु तथा प्रारंभ बिंदु दोनों ही निश्चित होते हैं। अब इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है जिसको कहा जाता है किरण। क्या कहते हैं उसको? किरण। तो किरण के बारे में आप क्या लिखोगे? कहते हैं इसको किरण। किरण अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रे। अब ये रे क्या है? तो किरण क्या है ना कि यह भी रेखा का एक खंड ही है, मतलब रेखा का वह भाग जिसको एक तरह ही बढ़ाया जा सके। मतलब अगर यह रेखा है कोई और इधर एरो मार्क देते और इधर पॉइंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो जिसके एक ही तरफ एरो मार्क हो अर्थात इनको एक ही तरफ बढ़ाया जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? रेखा कहा जाएगा। जितने रेखा कह रहे हैं, किरण कहा जाएगा। जितने भी आप एंगल बनाते हो वो सारे एंगल जो होते हैं इसी किरण के द्वारा बनते हैं। यदि एंगल की बात करें तो यह एक रेखा, यह एक रेखा आपस में मिलेगा तो क्या होगा? किरण एंगल का बनेगा इसके बीच। ये जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, इसी लाइन को कहा जाता है छोटू किरण। तो किरण का जब मैं डिफिनेशन, एंगल का जब मैं डिफिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा किरण से एंगल का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक क्या फाइनल कर लोगे? और इसको डिनोशन की अगर बात करें तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे लिख दिया जाता है ए बी और इधर दे देते हैं हम लोग एरो मार्क, ठीक है। रेखाखंड का अगर डिनोशन का बात किया जाए तो उसको मैंने बताया था कि आप ऐसे डिनोट करते हो या इसी को आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक। ये रेखाखंड हो गया, यह क्या हो गया छोटू? लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया, और ये वाला आपका किरण हो गया, ठीक है। तो किरण को कैसे डिनोट किया? ए बी के ऊपर एक ही साइड में एरो को दिया जाता है। अब देखो एक और पॉइंट आता है इसी से मिलता जुलता पॉइंट से, संरेख, जिसको कोलिनियर कहा जाता है। कोलिनियर क्या है समझ लो, मिटाता हूं इसको। कोलिनियर, हेडिंग डालना आप संरेख। संरेख जिसको कहा जाता है कोलिनियर, COLLINER। ये कोलिनियर क्या है? कोलिनियर मतलब होता है संरेख। हिंदी में अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो सन मतलब होता है समान और रेख मतलब रेखा। मतलब एक ऐसी रेखा जिस पे 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स हो, यह क्या होगा? संरेख का जाएगा। आप डिफिनेशन कैसे बोलोगे कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेख होती हैं या संरेख कहलाती हैं यदि वो तीनों एक ही किसी रेखा पर हो, ठीक। और नीचे फिगर कर लो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स है जो एक रेखा पर है, जिसका एक रेखा का नाम हम एल कर देते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में, रेखा के बारे में इतने सारे पॉइंट्स आपको कंफर्म होंगे। अब 2 चीज मैं और समझा देता हूँ। एक होता है समांतर रेखा और एक होता है बराबर रेखा। समांतर रेखा, बराबर रेखा क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कोलिनियर भी आपको समझ में आएगा। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं यदि वे तीनों किसी एक ही सरल रेखा पर हो, ठीक। चलो आते हैं 2 पॉइंट्स के बारे में। दोनों पॉइंट्स का नाम मैं लिखता हूं। एक होता है आपका समांतर रेखा, समांतर रेखा, और सेकंड वाला जो होता है जिसको कहा, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन।
और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बराबर रेखा। बराबर या समान रेखा कहा जाता है, बराबर रेखा, इक्वल लाइन। अब देखो दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है, दोनों में समानता क्या है। समानता की अगर बात करें तो इसमें भी आपको दो गो रेखा लेना होगा, यह भी क्या होगा, दो रेखा लेना होगा, यह इसकी समानता है। और इसमें भी आपको दो रेखा लेना होगा, यह भी क्या है, समानता है। तो डिफिनेशन क्या बोलोगे, तो समांतर रेखा की बात करें तो वैसी रेखा, समानांतर, समान अंतर, समान मतलब दो गो रेखा होगा, तो मैंने कर दिया ये दो गो रेखा हो गए, एगो रेखा और एगो रेखा, दो गो रेखा होगा और इन दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर हो। समान अंतर का मतलब जितना दूरी यहाँ पे हो उतना ही दूरी यहाँ पे भी अगर हो, तो ये दोनों रेखाएं एल और एम जो होगा, एल पैरेलल होगा एम से, और ये क्या होता है, समानांतर का चिन्ह होता है, समांतर का चिन्ह, समांतर का चिन्ह। ठीक है, ये क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर का चिन्ह। तो आप याद रखोगे कि दो रेखाएं आपस में समानांतर तब होती हैं जब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी या हर जगह या इनके बीच का समान अंतर होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब बराबर रेखा की बात करें तो दो रेखाएं आपस में बराबर होंगी, ये और ये रेखाएं आपस में बराबर होंगी जब इन दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। अगर यह 2 मीटर का हो तो ये भी कितने का हो, 2 मीटर का हो। तो एल और एम, तो एल बराबर हो जाएगा एम। तो समझ में आया बात, बराबर और समानांतर क्या होता है। एक चीज मैं और करता हूं, थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान ले अगर दो रेखाएं हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें इसके मतलब इस रेखा की लंबाई के बारे में तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे रेखा की लंबाई का जिक्र हुआ। मतलब ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पे ये जो रेखाएं हैं इनमें लंबाई मायने नहीं रखता है। यदि मैं कह दूं, इसको मिटाता हूं और यदि मैं यहाँ पे कह दूं, एक लाइन सेगमेंट में लेता हूं, ये एक रेखा हो गया, यह एक रेखा हो गया और एक यह रेखा हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया एम। कहा जाए कि दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के समानांतर हैं, तो आपको दिखने में दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या है, तो समानांतर है, अर्थात एल पैरेलल होगा किसके, एम के। लेकिन वहीं पे अगर बराबर की बात करें तो ये यहीं तक है, कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में ये लाइन बड़ा है, तो एल जो है बराबर नहीं है किसके, एम के। समझ में आया बात। यदि कंडीशन ये होता है कि दो रेखाएं दी गई हों और दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ये देखो, ठीक है, ये जितना है उतना ही ये भी है और ये जितना है उतना ही, ये एल है ये एम है। यदि ये 5 मीटर का है तो ये भी क्या दिया है, 5 मीटर का है। तो पहले चेक करो ये बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का, मतलब दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर है, अर्थात यह बराबर रेखा होगा। लेकिन यहीं पे अगर समानांतर की बात करें, एल बराबर हो गया किसके, एम के। यदि समानांतर की बात करें तो यहाँ पे भी देखो दूरी दिखने में समान दिख रहा है ना, यहाँ पे भी दूरी समान दिख रहा है, तो यहाँ पे एल जो होगा पैरेलल होगा किसके, एम के। समझ में। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि सभी बराबर रेखाएं, कोई जरूरी नहीं कि सभी बराबर भी होगा। यदि मैं कह दूं इसी 5 मीटर को ऐसे कह दूं और इस 5 मीटर को ऐसे कह दूं, तो ये दोनों आपस में कभी समानांतर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस देखिए बहुत कम है, यहाँ का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में कभी समानांतर नहीं होगा, बिकॉज इनके बीच की दूरियां जो है, अंतर जो है बराबर नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में होगा समांतर और बराबर रेखा के बारे में। तो ये कह सकते हो कि कोई जरूरी नहीं कि जो रेखा समानांतर हो वो बराबर ही हो या जो बराबर हो वो समानांतर हो। ये चीज आपको कंफर्म आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है और एंगल के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं, डेफिनेशन लिख लोगे, आपको समझ में आया होगा। चलो हेडिंग डालना है अब आपको, एंगल। हेडिंग क्या डालोगे छोटू, एंगल। जिसको हिंदी में कोण कहा जाता है। अब ये कोण क्या है, देखो कोण के बारे में अगर कहा जाए तो दो किरणों के मिलने से, मैंने बताया किरण से, किरण के बारे में अभी समझाया मैं, किरण को जब मिलेंगी, दो किरणों के अंत बिंदु जहां पे मिलते हैं और वहीं पे जो होता है कोण का निर्माण होता है। जैसे अगर ये कोई किरण हो गया, ठीक है, और ये कोई किरण हो गया, दोनों का अंत बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये जो एंगल बन रहा है यही क्या होगा, कोण होगा। ये जो झुकाव बन रहा है यही क्या होगा, कोण होगा। यदि हम कह दें कि यह एक एंगल हो गया, मतलब किरण हो गया, और यह एक किरण हो गया,
दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो झुकाव बन रहा है वह क्या होगा, कोण होगा। यदि कह दे कि एगो एंगल ये है, मतलब एगो किरण आपका ये है और एगो किरण ये है, तो दोनों के अंत बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये जो एंगल बन रहा है, ये झुकाव बन रहा है, यही कोण होगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे कि दो किरणों के अंत बिंदुओं को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। यदि कोण का नामकरण कहा जाए तो यहाँ पे देखो मैं इस पे समझाता हूँ आपको आसानी से। ये मान लेते हैं पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक। यदि इस कोण का आपको नाम लिखना हो, कोण क्या होगा, तो सबसे पहले एक ऐसा सिंबल बना देते हैं जो कोण को डिनोट करता है, और इसको ये जहां पे कोण बनेगा उस बी पॉइंट होगा, मतलब मान लो बी पॉइंट है तो यहाँ पे बीच में बी लिख देंगे, और इसके ऊपर क्या है सी और इसके नीचे क्या है ए। या आप इसी को लिखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले ए को लिख दो फिर बी को और फिर सी को। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे कोण, जिस बिंदु पे कोण बनेगा वह बीच में होना चाहिए। तो यही हो गया आपका कोण ए बी सी बी ए या ए बी सी बराबर कितना है, देखो तो एक्स है, तो यहाँ पे हो गया एक्स। ये चीज आपको याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो कि कोण का नामकरण इसी तरीके से किया जाता है। आसान है बहुत ज्यादा, आप बना लोगे। तो कोण का निर्माण किसके द्वारा होता है, किरण के द्वारा होता है। अब देखो यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है बहिर्भाग और एक आता है अंतःभाग। अंतःभाग मतलब अभ्यंतर जिसको कहा जाता है, जिसको इंटीरियर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो ये अंदर है ना, दोनों किरणों के बीच का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम अभ्यंतर। क्या कहते हैं इसको, अभ्यंतर कहा जाता है, जिसको इंटीरियर कहते हैं, इंटीरियर। और ये जो बाहर का हिस्सा है ये, इसको कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग जिसको अंग्रेजी में एक्सटीरियर कहा जाता है, एक्सटीरियर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको कंफर्म होगा। अभ्यंतर क्या होता है, तो कोण के निर्माण में दोनों किरणों के बीच का जो हिस्सा होता है वह होता है अभ्यंतर, और उनके बाहर का जो हिस्सा होता है वह होता है बहिर्भाग, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लोगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग कोण के प्रकार के बारे में। विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं और उन सभी कोणों के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले थे। इसको मैं मिटाता हूं और हेडिंग डालना आप कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। हेडिंग क्या डालना आपको, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो बहुत सारे कोण होते हैं, बहुत सारे, जिसके आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। उन सब में कुछ महत्वपूर्णों को हम लोग देखते हैं जिसका यूज हमें इस चैप्टर में पड़ेगा। पहले की अगर बात करें तो पहला जो होता है सबसे, वो होता है आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल को हिंदी में कहा जाता है समान या सर्वांगसम कोण। सर्वांगसम कोण, समान और सर्वांगसम कोण क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है। दो कोण आपस में बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे कब, जब उनका वैल्यू जो होगा सेम होगा। मतलब एक कोण मैं ये बना दिया और एक कोण में ये बना दिया, दोनों कोण आपस में बराबर अर्थात सर्वांगसम कब होगा, जब ये भी थीटा हो ये भी थीटा हो, मतलब ये भी अगर 90 डिग्री का हो तो भी ये भी 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे लिखोगे डिफिनेशन क्या लिखोगे, बोल देता हूं मैं। तो दो कोण आपस में समान या सर्वांगसम होते हैं जब उनके बीच का जो कोण होता है, मतलब ये दोनों कोण का मान आपस में बराबर हो। यदि मैं फिगर के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो दो एंगल मैं बनाता हूं, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं मैं P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है, यहाँ पे R। और इसकी बात करें तो A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यह भी x का बन रहा है और यह भी x का बन रहा है, x डिग्री x डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दो कोण सर्वांगसम हो तो कोण, इसका नाम कीजिए तो कोण ABC सर्वांगसम होगा किसके, कोण PQR के। और सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है छोटू वो ऐसे होता है, यह क्या होता है आप लिख दोगे सर्वांगसम का चिन्ह, सर्वांगसम का चिन्ह,
ठीक, तो समझ में आया होगा सर्वांगसम कोण क्या होते हैं। यदि इसी की बात करें तो बुक में ऐसे बोलता है कि यदि कोई कोण हो और टेस्ट पेपर पे इसको सेम एक कोण को, मतलब ये कोई कोण है, इस पे ये कोई कोण है और इसको उठा कर ला के इस पे रखे, तो उठा के ला के रखते हैं तो देखते हैं कि इसको आसानी से पहले वाले कोण को दूसरे वाला कोण ढक लेता है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी को सर्वांगसम कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको कंफर्म होगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको हम डील कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दूसरा कोण का प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में देखते हैं। मिटा दूं ना मैं इसको। दूसरे कोण की अगर बात करें हम, देखो क्या करोगे। दूसरा कोण जो होता है वह होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसको कहा जाता है हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण। इसका डिफिनेशन अब क्या बोलोगे। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा, मतलब एक्स कोई कोण है और यह जो होगा 0 डिग्री से बड़ा और कितने से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यून कोण कहेंगे। फिगर की अगर बात करें तो ऐसे फिगर बनेगा और यहाँ पे दे दो आप एक्स, ठीक, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, न्यून कोण का डिफिनेशन कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहते हैं। इसी को हम छोटे थे तो पढ़े थे कि एल साइज से लेफ्ट साइड में, मतलब आगे की तरफ एल साइज से कम कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखोगे। दूसरे कोण की अगर हम बात करें तो दूसरा कोण आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अधिक कोण की अगर बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, 0 से 90, ये क्या हो जाएगा 90 से लेकर के कहां तक, 180 डिग्री के बीच। तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो उसको क्या कहा जाता है छोटू, ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात भी आप दिमाग में रखोगे। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है एल साइज से बड़े कोण को क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप कर लोगे। यदि तीसरे की बात करें, क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि सर जी अगर 180 से बढ़ जाए तो क्या होगा। तो 180 से बढ़ेगा उसको हम लोग डील करते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए समकोण के बारे में। मिटाता हूं मैं इसको, दोनों का डेफिनेशन लिख लोगे। न्यून कोण किसको कहेंगे, तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। ये फिगर बना लेना और यहाँ पे ये लिख देना। दूसरा लिखना ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण कहा जाता है। ये फिगर बना लेना और इसको लिख लेना। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है समकोण। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये तीनों एक ही प्रकार के, मतलब एक तरह के कोण होते हैं। ठीक, तीसरा हेडिंग डालोगे क्या आप, तीसरा जिसको कहा जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहा जाता है। अब समकोण क्या होता है, तो 0 डिग्री के कोण 0 से 90 तक होगा, तो चलो 90 तक, 90 से कम होना चाहिए, और ये 90 से नहीं 91 से 180 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बीच का कोण है, मतलब वैसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है, और इसको एल से डिनोट किया जाता है। तो ये जो होता है हमारा ऐसा बनता है, ये हो गया आपका, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है एल यहाँ पे बना दो, ये हो गया आपका एक्स। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समकोण के नाम से जानते हैं। तो आप सिंपली बोलोगे कि वैसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहा जाता है, समकोण के नाम से जाना जाता है। और ये फिगर बना लोगे और ये चीज लिख लोगे। अब दूसरा चीज आता है कि यदि कोण 180 डिग्री का होगा तो क्या कहेंगे। यदि यहाँ पे चौथे कोण की बात करें तो चौथा कोण जो होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोले तो इसी को कहा जाता है सरल रेखा, सरल कोण, सरल या ऋजु कोण कहा जाता है। ऋजु कोण, सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसी को क्या कहा जाता है छोटू, सरल कोण कहा जाता है या ऋजु कोण कहा जाता है। इसका फिगर जो बनता है सेम सीधा लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया सीधा लाइन और यहाँ पे बन गया, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा,
x होगा और यही क्या हो जाएगा आपका सरल कोण या ऋजु कोण हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आए। सरल कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहा जाता है और 90 डिग्री से अधिक को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम को अधिक कोण कहा जाता है। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जी 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम क्या होगा। ठीक है, तो देखो मिटाता हूं मैं इसको। पांचवें कोण की बात करें तो पांचवा कोण आता है आपका बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। पांचवा कोण क्या होता है आपका बृहत या पुनर्युक्त कोण, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। पांचवा जो होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है किसको, इसका हिंदी जो होता है दो तीन होता है, दो तीन होता है। पहले की अगर बात करें तो वो होता है बृहत कोण, बृहत या पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। ठीक है, और यह किसको कहा जाता है, जब एंगल का मान मतलब x का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो इसी को क्या कहा जाता है, बृहत कोण कहा जाता है। अगर इसकी फिगर की बात करें हम तो इसका फिगर कैसे बनता है, तो फिगर अगर बनाए हम तो ये हो गया ऐसे। ठीक, और यहाँ पे ये जो बाहर वाला एंगल है ना, यही कोण जो होता है आपका x और यही जो होता है 180 से 360 के बीच होना चाहिए। इसको आप में सिंपल से, ये कोई प्लेन में पॉइंट है और यहाँ पे अगर ये एक ऐसा लाइन खींच देते हैं, मैं 4 कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं आपको बताया हूँ भाई, चलो देख लो। ऐसे बना लिया, मान लो यह 0 डिग्री हो तो 0 से यहाँ तक का कोण हो गया 90 डिग्री, फिर 90 में यहाँ तक आएंगे तो 180 डिग्री और फिर 80 से इसमें आएंगे तो 270 डिग्री और यहाँ से बढ़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री। समझ में आया आपको क्या होता है। देखो यहाँ से अगर एंगल की बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना 180 डिग्री और यहाँ से यदि यहाँ तक आओगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री और यहाँ से अगर पुनः घूम करके यहाँ आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि पहले कंडीशन की बात करें तो ये फिगर आपका ऐसा बनेगा जो 90 डिग्री का हो गया। दूसरे कंडीशन की बात करें तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, अरे यहाँ से यहाँ तक। और तीसरे की बात करें तो ये ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक हुआ, ये यहाँ तक हुआ, अब ये कहाँ गया यहाँ तक। और चौथे की बात करें तो इसी पे हो जाता है, इसी पे एक और लाइन और यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ से 90 से पे होगा तो समकोण, 90 से कम होगा तो न्यून कोण, 90 से जहां अधिक हुआ 180 तक अधिक कोण और 180 से जहां यहाँ तक आया 360 तक आया इसको कहा जाता है ऋजु कोण कहा जाता है, सॉरी बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। 90 डिग्री कोण को समकोण, 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण और 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। दिमाग में ये भी आता है तो छठा जो है आप उसको लिख लोगे, मिटा दो ना इसको। छठे कोण को आप लिखोगे, उसको कहा जाता है 360 डिग्री का जो कोण होता है ना उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का कोण जो होगा 360 डिग्री का कोण, मतलब इसको ऐसे करते हैं क्या था, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ये चीज आपको बहुत सारा डिफिनेशन बुक में दिया है लेकिन ये वाला नहीं दिया, कुछ कुछ नहीं दिया है जो मैं अपने से पढ़ा रहा हूँ। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता कैसे, तो ये कोई सरल रेखा है, मतलब ये कोई किरण है और इसी पे एक और किरण आ जाए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बनेगा x का मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, संपूर्ण कोण के नाम से जानेंगे। तो जितने भी छोटे मोटे कोण थे उसको मैंने देख लिया। अब आता है कि दो कोणों को कंपैरिजन करके हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो दो कोण का कंपैरिजन करोगे तो दो कोण आता है महत्वपूर्ण, एक पूरक कोण और एक संपूरक कोण। पूरक और संपूरक के बारे में मैं समझाता हूँ आपको, देखो क्या, और बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, हेडिंग डालोगे आप, पहला पूरक कोण, पूरक कोण, इसी को कोटि पूरक भी कहा जाता है, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। डिफिनेशन इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि दो कोण का बात होगा, दो कोण का बात होगा मतलब दो कोण को आप जोड़ोगे और जोड़ने पे यदि 90 डिग्री की प्राप्ति होती है तो उसी को क्या कहा जाता है, कोटि पूरक या पूरक कोण कहा जाता है। तो आप इसका डिफिनेशन लिखोगे कि जिन दो कोणों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ सम, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। स्टेटमेंट को समझना है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और यदि पूरक कोण निकालने की बात कहें और वहां पे कहा जाए कि किसी कोण को दे दिया और पूरक कोण निकाले तो उसको 90 में से घटा लिया जाता है, ठीक। तो आप मान लीजिए कहा जाए कि x का पूरक कोण बताइए क्या होगा, x का पूरक क्या होगा, तो 90 में से क्या करोगे, x को घटा दोगे। तो ये तो हो गया जनरल एग्जांपल। अब इसको हम लोग अंक पे कैसे लेते हैं, कहेगा कि 30 का पूरक बताओ क्या होगा, तो 90 में से क्या करोगे, 30 को घटा दोगे, कितना आ गया 60। हमने किसका निकाला, 30 का, आया कितना 60। दोनों को जोड़ने पे क्या 90 की प्राप्ति हो रही है, तो बोलोगे जी सर जी बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दो कोण ऐसे हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहा जाए कि 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 45 को आप क्या करोगे, 90 में से घटाओगे, कितना आ जाएगा, 90 में से घटाओगे तो ये भी आ गया 45। तो 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होता है। यहीं पे कहा जाए कि 0 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 में से 0 को घटाओगे, 90 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा 90। तो 0 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री, 45 का पूरक कोण 45 डिग्री, 60 का पूरक 30, 30 का पूरक 60। तो ये चीज आपको समझ में आया। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, कॉमा देके लिखोगे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड है दूसरा समपूरक कोण, ठीक। तो इसको मैं मिटाता हूं, आप लिख लोगे। डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, कॉमा देके लिखोगे पूरक कोण कहलाता है। दूसरा हेडिंग डालना है आपको समपूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक इसी को कहा जाता है अनुपूरक कोण, अनुपूरक, जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो जिन दो कोणों का योग मतलब x प्लस y को जोड़ने पे 90 आ रहा है, मतलब जिन दो कोणों का योग 90 के बराबर हो उसको वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। और जिन दो कोण का योग 180 के बराबर है अर्थात दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, समपूरक कहलाएंगे। और कहा जाए कि बताइए x का समपूरक क्या होगा, x का समपूरक क्या होगा। x का समपूरक की अगर बात करें तो इसको 180 में से x को घटा लिया जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। दो कोण जिनका योग 180 के बराबर होगा दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपूरक कहलाएंगे। तो यहाँ तक कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। यदि यहाँ पे एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल की बात करते कहेगा कि 80 डिग्री का समपूरक बताओ, 80 का समपूरक, 80 डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा, तो 180 में से 80 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार कहे कि 90 डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा, तो 180 में से 90 को घटाओगे, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार कहे कि 0 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 180 में से 0 को घटाओगे, कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि पूरक कहेगा तो 90 में से घटाओगे, समपूरक कहेगा तो 180 में से घटाओगे। दो कोण दिया होगा और चेक करना होगा कि पूरक है कि नहीं, तो उन दोनों का योग 190 के बराबर होगा तो पूरक होगा, और दो कोणों का योग 180 के बराबर होगा तो समपूरक होगा। सारे पॉइंट्स का आप डेफिनेशन खुद से कॉपी में लिखोगे। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिप्ले करना, पॉज करना, पढ़ना, कुछ भी करना, बट उसको आसान से मतलब धीरे धीरे पढ़ना, ध्यान लगा के आप सारी चीजों का, सारे पॉइंट्स का आप डेफिनेशन आसानी से लिख पाओगे। यदि कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट करो, उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम और सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कोण की कुछ और प्रकार, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, संरेख कोण, ये सब क्या होते हैं। दो एंगल जब एक दूसरे, दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या क्या होता है। फिर से इस पे कुछ पूरक और समपूरक पे क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, तो मैं क्वेश्चन को भी लेने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो यहाँ तक हम रहने देते हैं आज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आप सबके लिए इतना मेहनत यदि आप लाइक करते हैं तो वो हमारा साकार हो जाता है। तो यदि हमारे मेहनत को आपको साकार करना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा बेहतर रिजल्ट दें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।